Hello everyone, welcome you all to Anthropology Insight classes, and today we are going to start a new series, that is Har Din Das. In this Har Din Das series, we are going to discuss any 10 questions from UGC NET. इसमें PYQs मोस्टली डिस्कस किए जाएंगे और इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपकी चॉइस का कोई क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस किया जाए इन दिस हर दिन 10 सीरीज, तो यू कैन पोस्ट दैट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट नेम इन कमेंट बॉक्स एंड विद दिस लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 10 क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए, रैंडमली सिलेक्ट किए गए हैं। अगस्त 2024 में जो अभी यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसी से ये 10 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फॉर द हार्डी-वेनबर्ग लॉ टू ऑपरेट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी मेट। ठीक है, तो फर्स्ट है पॉपुलेशन साइज शुड नॉट बी मोर देन 10,000। दूसरा है मेटिंग शुड बी रैंडम। तीसरा है नो नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेटिंग एंड जीन फ्लो शुड बी हाई। ठीक, अगर हम हार्डी-वेनबर्ग लॉ की बात करें, जिसको हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, और इस लॉ के अनुसार जीन फ्रीक्वेंसीज और एलील फ्रीक्वेंसीज ऑफ ए पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट इफ द पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। तो लार्ज पॉपुलेशन हो चाहिए जिसमें कि पहला क्राइटेरिया जो है वो मीट नहीं कर रहा है, मीन्स ये जो है यहाँ पर लिखा है, ये एक लिमिटेड पॉपुलेशन के लिए लिख दिया है कि शुड नॉट बी मोर देन 10,000, जबकि हार्डी-वेनबर्ग लॉ कहता है कि देयर शुड बी अ लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, मेटिंग शुड बी रैंडम, ये सही है। तो हार्डी-वेनबर्ग लॉ के अनुसार इफ देयर इज लार्ज पॉपुलेशन, if there is random mating and there is absence of natural selection, mutation, genetic drift, gene flow, etc., migration, etc., then the gene frequencies or allele frequency of a population remains constant, और जिसका फॉर्मूला उन्होंने बताया था p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसलिए अगर उस क्राइटेरिया को देखते हैं जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में आते हैं, उसमें पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए रॉन्ग है। दूसरा है मेटिंग शुड बी रैंडम, ये सही है। नो नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेटिंग, ये भी सही है, बिकॉज उन्होंने कहा था देयर विल बी नो नेचुरल सिलेक्शन और नो म्यूटेशंस, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तभी ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा। तो नेचुरल सिलेक्शन नहीं ऑपरेट कर रहा, ये भी सही है। एंड जीन फ्लो शुड बी हाई, ये गलत है। ठीक है, तो बी एंड सी यहाँ पर करेक्ट लग रहे हैं, तो बी एंड सी ओनली फोर्थ ऑप्शन ये दिखा रहा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। देन सेकेंड क्वेश्चन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एज ए 3-tier एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज रिकमेंडेड इन द कमिटी रिपोर्ट हेडेड बाय अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, दिलीप सिंह बुरिया एंड काका कलेकर। ठीक है, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन सही है, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता कमिटी जो है वो 1957 में जो है ये कमेटी बनाई गई थी, और ये कमेटी विलेज लेवल पर कम्युनिटी डेवलपमेंटल प्रोग्राम को मींस मतलब उसमें डेवलपमेंट के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए जो उनकी बेसिक नीड्स हैं उन सभी को देखते हुए ये कमेटी बनाई गई थी कि उसमें कैसे सुधार किया जाए। और इस कमेटी ने ये सुझाव दिया कि एक 3-tier एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए, जिसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रूप में डेवलप किया गया। और इस कमेटी के अनुसार ही 3-tier एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पहली बार सुझाया गया था, जिसमें एक विलेज लेवल पर एक ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, विलेज लेवल पर एक ग्राम पंचायत होगी, देन पंचायत समिति जो एक ब्लॉक लेवल पे होगी, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होगा। तो इस तरह ये 3-tier सिस्टम हो गया, और यही 3-tier सिस्टम बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा सुझाया गया था। ठीक है, तो ये जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम या सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम पंचायती राज का है, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया बाय बलवंत राय मेहता कमेटी इन 1957। ओके, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। देन थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 93 क्वेश्चन है, जिसका आईडी आपका एग्जाम में दूसरा रहा होगा, आप देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर ट्रू फॉर हाई अल्टीट्यूड हैबिटेशंस। ठीक है,
तो आप जानते हैं कि जितनी भी ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, आप गए भी होंगे तमाम ऊंचाई वाले जगहों पे घूमने, जो हिली एरियाज होते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो है कोल्ड टेम्परेचर होता है। पहली उसकी खासियत क्या होती है? कोल्ड टेम्परेचर होता है। देन इंटेंस सोलर रेडिएशन, ठीक है। तो इंटेंस सोलर रेडिएशन होता है, ये एक्सेसिव वेजिटेशन तो नहीं होता है, वेजिटेशन वहां पर बहुत कम होता है। और हाइपोक्सिया हो जाता है, जिसमें कि आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। सोलर रेडिएशन वहां पर इंटेंस होता है, तो इसलिए ए बी एंड डी ओनली हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए बी एंड डी ओनली हो जाएगा। तो ए बी एंड डी हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ए बी एंड डी ओनली, ठीक है। तो कोल्ड टेम्परेचर होता है वहां पर, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड में क्या क्या मिलता है? आप कई बार ऊंची पहाड़ियों पर चढ़े होंगे या ऐसी जगहों पे घूमने होंगे जहाँ काफी ऊंचाई पे होता है, तो वहां पर कोल्ड टेम्परेचर होता है। इंटेंस सोलर मीन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वहां पर बहुत हाई होता है। और सोलर, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो ऊंचाई पर सीधे पड़ती हैं, और वहां पर उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की संभावना ज्यादा हो जाती है और हाइपोक्सिया हो जाता है। लेकिन वेजिटेशन वहाँ एक्सेसिव नहीं होता है, वहां पर बहुत कम वेजिटेशन पाया जाता है ऐसी हाई एल्टीट्यूड जगहों पर, ठीक है, ऊंचाई वाली जगहों पर। तो ए बी एंड डी ओनली ऑप्शन हो गया। देन 94th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और 94th क्वेश्चन कह रहा है कि द एविडेंस ऑफ चाइल्ड ब्यूरियल ऑफ जॉरवे पीरियड। अब जॉरवे पीरियड आप ध्यान देंगे, ये जॉरवे पीरियड हम लोगों ने अर्ली चाल्कोलिथिक पीरियड में पढ़ा था, मीन्स प्री हड़प्पन पीरियड में हमने जॉरवे पीरियड की मीन्स एक्स्ट्रा हड़प्पन में हमने जॉरवे पीरियड की बात की थी, नॉट प्री हड़प्पन, एक्स्ट्रा हड़प्पन, ठीक है। तो जब मैच्योर हड़प्पन में हम लोग हड़प्पा मोहनजोदड़ो साइट्स की बात की थी, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा हड़प्पन पीरियड आता है चाल्कोलिथिक इंडिया में, जिसको हम जॉरवे पीरियड, मालवा पीरियड इस तरह से जानते हैं। मालवा कल्चर, जॉरवे कल्चर, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। और इसमें डबल अर्न्स मिले हैं ग्रेव वुड्स के साथ, बॉडी एक चाइल्ड ब्यूरियल पाया गया। और ये सारे फीचर्स हमको जो है जारवे पीरियड से अगर कह रहा है, तो इसका मतलब ये चाल्कोलिथिक पीरियड है। और चाल्कोलिथिक पीरियड की जो साइट है वो नावदातुली है। तो नावदातुली, इनाम गांव, ये सब साइट थी। क्योंकि नेवासा जो है मिडिल पैलेथिक साइट है, कायथा भी प्री हड़प्पन से है, ठीक है, प्री हड़प्पन जिसकी अभी हम लोग बात की थी। एंड खुर्दी भी साइट इससे नहीं बिलोंग करती है, तो नावदातुली होगा। नावदातुली इज द करेक्ट आंसर। इसमें अगर ये मतलब शायद आपके आंसर की में नेवासा दिया हुआ है, तो नेवासा इज द रॉन्ग आंसर मेरे हिसाब से, क्योंकि जारवे पीरियड जो है आपका चाल्कोलिथिक पीरियड है, और नेवासा जो है इज नॉट द साइट ऑफ द चाल्कोलिथिक पीरियड। ये बिलोंग ही नहीं करती है जारवे पीरियड से, ठीक है। नेवासा आपका मिडिल पैलेथिक इंडिया से बिलोंग करता है। नेवासा महाराष्ट्र की साइड है जो मिडिल पैलेथिक इंडिया से बिलोंग करती है, ठीक है। और जॉर्वे में आपको ये क्या कहते हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की साइट्स मिलती हैं जॉर्वे पीरियड में। और नेवासा जो है वो महाराष्ट्र, जो कि मिडिल पैसिफिक इंडिया से बिलोंग करती है साइट, इसलिए यहाँ पर हमको बरियल तो मिल सकता है, लेकिन डबल अर्न में नहीं मिलेगा, जॉर्वे पीरियड से बिलोंग नहीं कर रहा है। ग्रेव वुड्स भी मिल सकते हैं, पर जॉर्वे पीरियड एंड डबल अर्न ये दोनों खासियत आपको नेवासा में नहीं मिलेगी, और इसलिए नेवासा आंसर गलत है, नावदतुली होगा, ठीक है। अगर यहाँ इनाम गांव होता तो ज्यादा परफेक्ट आंसर होता, बट नावदतुली इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाँ, यहाँ पर लिखा है मैच द फॉलोइंग, मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट टू। और पहला है मार्शल मॉस, देन जॉर्ज डाल्टन, मार्शल साइलेंस एंड कार्पोलन। ये सभी इकोनॉमिस्ट हैं, और स्पेसिफिकली ये सब्सटेंटिविस्ट हैं। सब्सटेंटिविस्ट इन कार्पोरोसा मीन्स कल्चर के साथ साथ कैसे कैसे मीन्स एनवायरनमेंट के साथ जो है इंटरेक्शन करते हुए इंसान की जो इकोनॉमी थी वो कैसे डेवलप करती गई, फ्रॉम प्रिमिटिव टू मार्केट इकोनॉमी, ओके। तो इसमें जो कार्ल पोलैनी थे, इन्होंने सब्सटेंटिविस्ट अप्रोच दिया था, मीन्स
फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटेंटिविस्ट, दो तरीके के अप्रोच बताए थे, और ये खुद एक सब्सटेंटिविस्ट अप्रोच रखते थे। और इनकी एक बुक थी ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशंस, द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशंस, और ये बुक इन्होंने लिखी थी 1944 में, 1944 में द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशंस। और इसी में इन्होंने बताया था कि अर्ली इकोनॉमी जो प्रिमिटिव इकोनॉमी है वो विद द टाइम एनवायरमेंट इंटरेक्शन के साथ साथ कैसे मार्केट इकोनॉमी की तरफ डेवलप हुई। और इसको अगर हम देखें तो जो मींस मार्केट इकोनॉमी की तरफ, तो ये रेसिप्रोसिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट एक्सचेंज इस तरह का इनका दिखाई देता है, क्योंकि इनके अनुसार जो है अर्लीस्ट जो इकोनॉमी का जो रहा होगा मींस एक्सचेंज सिस्टम, वो रेसिप्रोसिटी रहा होगा, एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूशन डेवलप हुआ होगा प्रेजेंट इकोनॉमी में, एंड देन मार्केट एक्सचेंज आया। ठीक है, तो जनरलाइज रेसिप्रोसिटी, बैलेंस रेसिप्रोसिटी या नेगेटिव, तीन तरह की रेसिप्रोसिटी होती है, जिसको कि बताया था आप मार्शल साइलेंस ने। मार्शल साइलेंस ने तीन तरह की रेसिप्रोसिटी की बात की थी, जो कि क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, तो सी का थर्ड हो जाएगा। मार्शल साइलेंस ने 1972 में अपनी बुक स्टोन एज इकोनॉमिक्स में ये बात बताई थी कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेसिप्रोसिटी, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेसिप्रोसिटी, यहाँ लिख नहीं पा रहे हैं। ओके, तो मार्शल साइलेंस के अनुसार, साइलेंस एंड सर्विस का आप लोगों ने देखा भी होगा, न्यू एवोल्यूशनिज्म जब पढ़ रहे थे तो इन्होंने जनरल एंड स्पेसिफिक इवोल्यूशन की बात की थी। साइलेंस एंड सर्विस टुगेदर दे गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक इवोल्यूशन। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एज ए इकोनॉमिस्ट, इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, तो इन्होंने रेसिप्रोसिटी की बात की थी स्टोन एज इकोनॉमिक्स बुक में, और जिसमें उन्होंने बताया कि जो जनरलाइज, तीन तरह की रेसिप्रोसिटी होती है, जनरलाइज, बैलेंस्ड एंड निगेटिव रेसिप्रोसिटी। जिसमें कि जनरलाइज में जो है, जो गिवर होता है वो बदले में ये नहीं सोचता कि हमको एक्सचेंज में उतना ही कुछ मूल्य मिलेंगे। जनरली फैमिली में इस तरह के आदान प्रदान होते हैं, जिसमें कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ देते हैं पर बदले में इसकी अपेक्षा नहीं करते कि उन्हें भी कुछ मिलेगा, या रिलेटिव्स भी आपको ऐसे ही जनरलाइज रेसिप्रोसिटी करते हैं। लेकिन बैलेंस रेसिप्रोसिटी जैसा कि खुला एक्सचेंज में था कि दो कम्युनिटीज के बीच में इक्वल लेन देन का मामला चलता है, मीन्स जितना हम देते हैं उतने ही पाने की अपेक्षा करते हैं, तो ये बैलेंस रेसिप्रोसिटी होता है। एंड निगेटिव रेसिप्रोसिटी में प्रॉफिट ज़्यादा देखता है, एक ग्रुप दूसरे से मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहता है और दूसरे को उतना फ़ायदा नहीं होता, पर एक ग्रुप को ज़्यादा फ़ायदा होता है और ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में होता है, तो ये निगेटिव रेसिप्रोसिटी होता है। और ये कॉन्सेप्ट मार्शल साइलेंस ने दिया था अपनी बुक स्टोन एज इकोनॉमिक्स इन 1972। ओके, तो कार्ल पोलैनी ने 1944 में द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन में बताया कि अर्ली जो इकोनॉमिक एक्सचेंजेस होते थे वो रेसिप्रोसिटी था, देन रीडिस्ट्रीब्यूशन आया, देन मार्केट एक्सचेंज आया। And Marshall Sahlins in 1972 gave three types of reciprocity, that generalized, balanced and negative reciprocity. अब जॉर्ज डाल्टन की तरफ चलते हैं। जॉर्ज डाल्टन जो इनके फॉलोवर थे कार्ल पोलैनी के ही, ये भी सब्सटेंटिविस्ट थे, तो इसमें मोस्ट ऑल द फोर आर सब्सटेंटिविस्ट। जो इकोनॉमिस्ट हैं ये सब्सटेंटिविस्ट अप्रोच से बिलोंग करते हैं। और जॉर्ज डाल्टन ने 1974 में एक बुक लिखी, इकोनॉमिक सिस्टम्स इन सोसाइटी, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म एंड द थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, और ये इन्हीं कार्ल पोलैनी के ही कॉन्सेप्ट से मतलब इन्फ्लुएंस्ड थे, इनके ही फॉलोवर थे, और इन्होंने जो है ये दिया था कि मार्केट लेस इकोनॉमीज विद पेरिफेरल मींस कैसे इवोल्यूशन होता है। मींस अर्ली इकोनॉमीज मार्केट लेस थी, जो कि जो जनरल ये रेसिप्रोसिटी पर बेस्ड थी। देन जैसे कि बार्टर एक्सचेंज होता है, ठीक है। देन इकोनॉमीज जो है विद पेरीफेरल मार्केट में, जो पीजेंट इकोनॉमीज हैं तो उनमें पेरीफेरल मार्केट्स है।
और मार्केट इकोनॉमीज आ गई जो कि प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है। तो प्रिमिटिव जो सिंपल इकोनॉमी से कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी की तरफ जो इवोल्यूशन शो करता है, इस तरह का कॉन्सेप्ट जॉर्ज डाल्टन ने दिया था 1974 में। ओके, इकोनॉमिक सिस्टम्स इन सोसाइटी बुक में। ओके, देन मार्शल मॉस की बात करें तो मार्शल मॉस ने द गिफ्ट करके एक ऐसे लिखा था 1924 और 25 में, द गिफ्ट, और बाद में एक बुक पब्लिश हुई 1954 में द गिफ्ट के रूप में। और इसमें उन्होंने बोला था कि जो प्रिमिटिव पीपल्स थे वो दे आर ओबलाइज्ड टू गिव, रिसीव एंड टू रेसिप्रोकेट। ठीक है, तो उनमें ये भावना होती है टू गिव मीन्स देयर इज ऑब्लिगेशन टू गिव, देयर ऑब्लिगेशन टू रिसीव एंड ऑब्लिगेशन टू रेसिप्रोकेट। ओके, तो मार्शल मॉस, जिससे कि सोशल रिलेशंस समाज में बने होते हैं, समाज के स्ट्रक्चर्स में इस तरह के सोशल रिलेशंस बने होते हैं, इन्हीं पर बेस्ड होता है समाज, से सोशल कोहेजन जो है डेवलप होता है, समाज यूनाइट करके रहता है, एक दूसरे से इस तरह का व्यवहार बना रहता है। तो देयर इज ऑब्लिगेशन टू गिव, ऑब्लिगेशन टू रिसीव एंड ऑब्लिगेशन टू रेसिप्रोकेट। इनकी बुक द गिफ्ट में इन्होंने बताया था, एंड दैट बुक वाज पब्लिश इन 1954। और जो ये पहली बार ये कॉन्सेप्ट इन्होंने 1925 या 4 में, 24 में भी कहीं कहीं लिखा होता है, द गिफ्ट ऐसे में दिया था। ठीक है, तो अगर इसको देखते हैं तो ए का हो जाएगा सेकेंड, जॉर्ज डाल्टन का हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, बी का हो जाएगा फोर्थ, कार्ल पोलैनी का हो जाएगा वन, और मार्शल सैलिन्स का सी का थर्ड रहेगा। तो डी का वन एक ही ऑप्शन में लिखा है, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। इसमें ए का टू है, बी का फोर्थ है, सी का थ्री है एंड डी का वन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेड ग्रुप्स इन एंथ्रोपोलॉजी इज एट्रीब्यूटेड टू, ये एडविन आर्डिनर का कॉन्सेप्ट था। म्यूटेड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट एडविन आर्डिनर ने दिया था, और एडविन आर्डिनर एंड शर्ले आर्डिनर, इन्होंने 1975 में, एडविन आर्डिनर ने 1975 में एक कॉन्सेप्ट दिया था, म्यूटेड ग्रुप थ्योरी। ठीक है, म्यूटेड ग्रुप थ्योरी, और ये MGT के नाम से जाना जाता है इसमें। और इसमें इनको वीमेन को एज ए म्यूटेड ग्रुप माना। ठीक है, महिलाओं को म्यूटेड ग्रुप माना कि डोमिनेंट ग्रुप होता है एक सबऑर्डिनेट ग्रुप होता है, या नॉन डोमिनेंट ग्रुप कह सकते हैं। तो एक डोमिनेंट ग्रुप होता है जो कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी, तो मेल जो है डोमिनेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एंड फीमेल्स जो है अपनी वॉइस नहीं एक्सप्रेस कर पाती, कम्युनिकेट नहीं कर पाती मेल के सामने, और अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, इसलिए उन्होंने इनको म्यूटेड ग्रुप कहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट म्यूटेड ग्रुप्स का है, ये फेमिनिस्ट अप्रोच से बिलोंग करता है। शर्ले ऑर्डिनर जो एडविन ऑर्डिनर के साथ थी, उन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट पे बाद में काम किया था, सेक्सुअल इंसल्ट और इस तरह का। तो एडविन आर्डिनर ने ही एक कॉन्सेप्ट दिया था म्यूटेड ग्रुप का। ओके, 1975 में। ठीक है, तो ऑप्शन टू जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग डिडंट स्टडी जजमानी सिस्टम? डब्ल्यू वाइजर, फुलर, बीटलमैन, हैटन। इसमें डब्ल्यू वाइजर, तो इन्होंने, विलियम वाइजर ने तो जजमानी सिस्टम दिया था, करीमपुर विलेज पर स्टडी किया था, और पहली बार इन्होंने जजमानी सिस्टम इंडिया पे स्टडी किया था, और जजमान वर्ड भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी बुक थी, डब्ल्यू विलियम वाइजर के द्वारा इन्होंने मतलब लिखे थे इन्होंने, और जिसमें कि कामिन और या जजमान दो ग्रुप इन्होंने बताया था, जिसमें कि जजमान जो होते हैं वो मास्टर्स होते हैं, जो कि जिनको कि सर्व करते हैं कामिन्स। ठीक है, तो दो वर्ग हो जाता है कामिन और जजमान का, और इसी पर स्टडी किया था उन्होंने जजमानी सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंदू जजमानी सिस्टम।
ऑफ इंडिया। देन CJ फुलर ने भी कास्ट ऑफ इंडिया में स्टडी किया था, इन्होंने भी जजमानी सिस्टम को स्टडी किया। देन बीडल मैन ने भी जजमानी सिस्टम पर एक बुक लिखी और इन्होंने भी यहाँ पर जजमानी सिस्टम स्टडी किया। लेकिन हटन ने जजमानी सिस्टम पर इनका कोई वर्क नहीं है, तो इसलिए जे हटन यहाँ पर नहीं होगा। हु अमंग द फॉलोइंग डिडंट स्टडी? जे हटन डिडंट स्टडी द जजमानी system of India. The next question is the idea that primary institutions determine the basic personality structure in a culture, which in turn determines its secondary institutions, is attributed to French Wars. तो नहीं होगा। देन अब्राहम कार्डिनल और रूथ बेनेडिक्ट, यही कल्चर पर्सनालिटी अप्रोच से बिलोंग करते हैं, ओनली अब्राहम कार्डिनल। और जिसमें कि जो रूथ बेनेडिक्ट थी उन्होंने नेशनल कैरेक्टर स्टडी किया था, जो जापानीज कैरेक्टर पर इन्होंने बुक लिखी थी द क्रिजेंथेमम एंड स्वॉर्ड, जिसमें नेशनल कैरेक्टर स्टडी किया था। लेकिन अब्राहम कार्डिनल was the one who gave the basic the concept of basic personality structure. तो अब्राहम कार्डिनल ने ही अलॉन्ग विद लिंटन ये कॉन्सेप्ट दिया था। राल्फ लिंटन अब्राहम कार्डिनल ने बेसिक पर्सनालिटी स्ट्रक्चर की बात की थी, लेकिन जिसमें कि अब्राहम कार्डिनल ने ही प्राइमरी और सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस की बात की थी कि प्राइमरी इंस्टीट्यूशन से ही बेसिक पर्सनालिटी स्ट्रक्चर डेवलप होता है। किसी भी व्यक्ति का प्राइमरी इंस्टीट्यूशन से ही उसका बेसिक पर्सनालिटी स्ट्रक्चर, जैसे कि हम किसी एक फैमिली में पैदा होते हैं, वहीं पर पलते बढ़ते हैं, तो हमारा जो भी बेसिक पर्सनालिटी, हमारे अंदर जो पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं वो हमारी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो फैमिली इज आवर प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, तो फैमिली किसी भी हमारे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है और इन्हीं से हमारी बेसिक पर्सनालिटी स्ट्रक्चर डेवलप होता है, ऐसा मानना था अब्राहम कार्डिनल को, और जो कि सही भी है। और यही जो बेसिक पर्सनालिटी, अगर हमारी बेसिक पर्सनालिटी में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो हमारा जो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन है, जिसमें कि रिलीजन है या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो भी आते हैं, ये सारे भी उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी हमारा बेसिक पर्सनालिटी से वो प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करता है, और अगर इसमें चेंज आता है तो ये सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन को डिटरमिन करेगा और इससे सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन पर भी चेंज आएगा। तो मार्केसा आइलैंड पर इन्होंने पर्सनालिटी स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, बेसिक पर्सनालिटी स्ट्रक्चर को, और में जो जेलेसी थी या हेट्रेड थी महिलाओं के प्रति या फीमेल इन्फेंटिसाइड करते थे, वो क्यों था, उनकी क्यों ऐसा कारण था, इसके पीछे ही उन्होंने बेसिक पर्सनालिटी स्ट्रक्चर डेवलप किया था कि उनका जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन था फैमिली, उससे ही वो ट्रेड्स पैदा हुए उनके अंदर, और उन्होंने फिर वो इस तरह की किलिंग की और फिर इस तरह फीमेल की कमी हुई तो पॉलीएंड्री डेवलप हुई। ठीक है, तो ये सारा कुछ अब्राहम कार्डिनल का काम था। उन्होंने इस पर एक बुक भी लिखी थी, साइकोलॉजिकल फ्रंटियर्स ऑफ सोसाइटी, अलॉन्ग विद राल्फ लिंटन। ओके, the next question is Edmund Lee's study of political system of Highland Burma showed that a group can be characterized as single social system, multiple social system, uniform culture, multiple cultures and balanced equilibrium. अगर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा की बात करें, जो कि एडमंड लीच ने लिखा था। एडमंड लीच जो है एक नियो स्ट्रक्चरलिस्ट थे, जो मीन्स लेवी स्ट्रॉस तो एक स्ट्रक्चरलिस्ट थे, लेकिन एडमंड लीच नियो स्ट्रक्चरलिस्ट थे, और उन्होंने बात की थी कि जो हाँ 1954 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। ठीक है, ये बुक जो है 1954 में इनके द्वारा लिखी गई थी, और इन्होंने बताया कि जो हाईलैंड बर्मा कम्युनिटीज है, मीन्स जो काचिन कम्युनिटी पर इन्होंने स्टडी किया था, काचिन KACHIN, ठीक है, KACHIN, तो काचिन कम्युनिटी पर इन्होंने स्टडी किया था। हाईलैंड बर्मा की एक कम्युनिटी है, मींस हाईलैंड कम्युनिटीज थी। हाईलैंड और लोलैंड मींस ऊंचाई पर रहने वाले लोग थे, हिल पर रहते थे काचिन। और ये काचिन कम्युनिटी में दो स्ट्रक्चर चल रहे थे, मींस ये गुमलाव से बिलोंग करते थे, गुमलाव इनका स्ट्रक्चर था, गुमलाव, और वहां पर एक गुमसा भी था, गुमसा, और एक काचिन के साथ साथ एक शान कम्युनिटी भी थी जो लो लैंड कम्युनिटी थी। काचिन और शान दो कम्युनिटी थी। काचिन जो थे वो डेमोक्रेसी पे विश्वास रखते थे, डेमोक्रेटिक सोसाइटी थी इनकी, लेकिन जो शान थे वो एरिस्टोक्रेसी थी, वहां पर एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी। ठीक है, यहाँ पर डेमोक्रेसी थी, यहाँ एरिस्टोक्रेसी थी, तो यहाँ लोगों को सब समान अधिकार थे, उनको फ्रीडम था, एक्सप्रेस कर सकते थे, पर यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी थी। ओके, लेकिन काचिन में जो गुमलाव सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम, वो उसके बीच में एक इंटरमीडिएट सिस्टम है गुमसा,
और ये गुमलाव बाद में गुमसा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कैसे इंटरनल इनकॉन्सिस्टेंसीज के कारण या इंटरनल जो भी उनकी जो परेशानियां थी, मतभेद थे, कॉन्फ्लिक्ट थे, उनकी वजह से कैसे धीरे धीरे एक पॉलिटिकल सिस्टम दूसरे में चेंज होता है, इसी पर इनका था पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा। ठीक है, 1954। इसमें मल्टीपल कल्चर की बात कर रहे हैं, मल्टीपल सोशल सिस्टम, मल्टीपल कल्चर की बात करते हैं एक सिस्टम पे। मतलब एक कमिटी में कैसे सिस्टम में बदलाव आता है और दो कल्चर एक साथ रहते हैं, इस तरह मल्टीपल सोशल सिस्टम और मल्टीपल कल्चर की बात करते हैं, तो इसलिए बी एंड डी ओनली होगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। Which of the following statements are correct for radioisotopic dating method? अब radioisotopic dating method में आपने पढ़ा होगा C14 dating method या पोटेशियम आर्गन dating method। ठीक है, पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड आपने पढ़ा है। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो है C14 जो था वो C12 एक स्टेबल आइसोटोप से जो कार्बन 14 जो है वो अनस्टेबल आइसोटोप बन गया। तो ये जो है पहला अगर स्टेटमेंट देखें, द डीके अकर्स टू अनस्टेबल आइसोटोप्स, ये करेक्ट है। द डीके इज स्पॉन्टेनियस, ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ नेचुरल है, खुद से हो रहा है, कोई इसमें फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नल, तो डीके इज स्पॉन्टेनियस। देन हाफ लाइफ ऑफ ऑल द रेडियो एक्टिव आइसोटोपिक एलिमेंट्स इज सेम, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि हाफ लाइफ सभी रेडियो आइसोटोपिक एलिमेंट्स की सेम नहीं होती है। C14 के केस में अगर हाफ लाइफ देखें तो 5730 ईयर्स है इसकी हाफ लाइफ, जबकि आर्गन 40 के केस में देखें तो इसकी हाफ लाइफ है 1.3 बिलियन ईयर्स। ठीक है, ओके। तो इस तरह हाफ लाइफ तो सेम नहीं है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। एंड पोटेशियम 40 यहाँ पर दिया हुआ है कि पोटेशियम 40 इज रेडियो एक्टिव एंड स्लोली डिकेज टू आर्गन 40, ये करेक्ट है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ए बी एंड डी तीन करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं एंड सी इज रॉन्ग, तो ए बी एंड डी ओनली फोर्थ स्टेटमेंट है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही अगर आपको भी कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन चाहिए या किसी कॉन्सेप्ट पर, तो आप अपने कमेंट मीन्स अपने जो कमेंट्स हैं वो पोस्ट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मीन्स पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं आप अपने कमेंट्स या अपने सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। तो इसके साथ ही इस वीडियो का एंड करते हैं, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।